तो हेडिंग डाली है यहाँ पे एंड रूल। तो एंड रूल क्या होता है कि जैसे कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आयरन का एक पीस है और इस पीस के ऊपर में क्या करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कॉइल को वाउंड कर देते हैं ऐसा, और कॉइल को वाउंड करके इसमें करंट फ्लो करते हैं और इसकी करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या है यहाँ पे सोलेनॉइड है। तो इस सोलेनॉइड से जब करंट फ्लो होगी कंडक्टर से, तो इसके बोथ एंड पर, दोनों सिरों पर क्या बनेंगे, मैग्नेटिक पोल्स बनेंगे। तो जो मैग्नेटिक पोल्स बनेंगे उन पोल की जो पोलैरिटी होगी वो पोलैरिटी यहाँ पे क्या होगी, बात समझ में आई। तो उन मैग्नेटिक पोल्स की पोलैरिटी को हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंड के रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो एंड का रूल क्या बोलता है, आपका राइट हैंड है, राइट हैंड को इस प्रकार से इस कॉइल पे रखिए कि फिंगर्स क्या शो करेंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रहा है, तो थंब क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ एन पोल। तो इधर एन पोल बनेगा और इधर क्या बनेगा, एस पोल बनेगा, ठीक है। यदि करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो फिर पोलैरिटी भी क्या होगी, वहां पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें नोट करिए हेडिंग, उसमें हेडिंग डाल तो लियो, उसमें लिखिएगा करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बोथ एंड पर, दोनों सिरों पर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बोथ एंड पर, दोनों सिरों पर मैग्नेटिक पोल की पोलैरिटी, मैग्नेटिक पोल की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, मैग्नेटिक पोल की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए एंड रूल का यूज करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, करंट कैरिंग कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को राइट हैंड में इस प्रकार होल्ड करें, करंट कैरिंग कॉइल को राइट हैंड में इस प्रकार होल्ड करें कि फिंगर की फिंगर कंडक्टर में, ये ले लो इधर से, फिंगर कंडक्टर में करंट के फ्लो के डायरेक्शन को शो करे, तो थंब एन पोल, तो थंब एन पोल की पोलैरिटी को शो करता है, तो थंब एन पोल की पोलैरिटी को शो करता है, ठीक है। तो मशीन्स में जो अपन देखेंगे मैग्नेटिक पोल्स इसी बेसिस पे यहाँ पे डिटरमाइन किए जाते हैं कि जैसे ये अपना एक, ठीक है, पोल है, ये अपना एक पोल है, इस पे हमने यहाँ पे कॉइल को इस प्रकार से क्या कर दिया, ऐसा वाउंड कर दिया है, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हमने कॉइल को क्या कर दिया, यहाँ पे वाउंड, करंट यहाँ से जा रही है ऐसा, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि जब करंट इस प्रकार से फ्लो होगी, आप इस पे इस प्रकार से होल्ड करोगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे एन पोल। यदि करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या करेंगे, चेंज। अब करंट यदि ऐसे जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर एन, तो नीचे बन जाएगा एस। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज होने पे पोल की पोलैरिटी भी क्या होगी, वहां पे चेंज हो जाएगी। अब यदि हम यहाँ पे डीसी करंट देते हैं, तो डीसी कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, उसका डायरेक्शन चेंज होता है क्या, डीसी करंट का डायरेक्शन चेंज होता है क्या, नहीं होता है कि नहीं। डीसी किससे देते हो, बैटरी से देते हो ना, तो बैटरी से जब दोगे डीसी तो ऐसी फ्लो होगी ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव,
नेगेटिव टू पॉजिटिव तो नहीं आएगी करंट, ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये हमेशा एन पोल ही रहेगा। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो किस पर डिपेंड करती है हमको पता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, फिक्स्ड। तो डीसी सप्लाई में पोल की पोलरिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दोनों फिक्स्ड होते हैं। बट यदि हम इसको एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई कैसी होती है, अल्टरनेटिंग होती है, तो अल्टरनेटिंग है तो ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव साइकिल में करंट ऐसा फ्लो होगी, ठीक है, तो ये एन बन जाएगा। नेगेटिव साइकिल में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, तो ये क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो एसी सप्लाई में पोल की पोलरिटी लगातार क्या होते रहेगी, चेंज, साइकिल के चेंज होने पे, और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होते जाएगा, चेंज होती जाएगा। तो एसी में पोल की पोलरिटी फिक्स नहीं होगी, है ना, ईच हाफ साइकिल पे पोलरिटी क्या हो जाती है, चेंज, और फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहेगा। आई बात समझ में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है सिर्फ, है ना, उसको याद रखना है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए, है ना, ये सब एक कॉन्सेप्ट है वो, है ना, नोट कर लिए इसको, सोलेनोइड को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा यहाँ पे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलली प्लेस्ड करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है। तो ये कंडीशन है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, इफ करंट इन बोथ कंडक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे टू पैरेलली प्लेस्ड कंडक्टर हैं और उनमें करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, सेम। तो एक कंडक्टर ये है ये, और दूसरा कंडक्टर यहाँ पे है ये, तो दोनों कंडक्टर कैसे हैं, यहाँ पे पैरेलल हैं और दोनों में करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पे सेम। इनकी कुछ लेंथ होगी, लेंथ मान लीजिए L, इनकी स्पेसिंग होगी, स्पेसिंग को मान लीजिए D। तो हमको पता है कि जब कोई भी कंडक्टर करंट कैरी करेगा तो उसका अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सेम, क्योंकि करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ एन पोल बनेगा सपोज मान लो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये भी यहाँ एन बनाएगा और यहाँ क्या बनाएगा, है कि नहीं, सेम डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा। तो यदि ये यहाँ एन बनाएगा तो ये भी इधर एन बनाएगा, तो इधर एस बनाएगा तो ये भी इधर एस बनाएगा, तो कौन सा फोर्स लगेगा इनके बीच में, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो बोलेगा कि टू पैरेलली प्लेस्ड कंडक्टर में यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो उनके मध्य कौन सा फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, तो वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन बोथ कंडक्टर, ठीक है। तो दोनों कंडक्टर के मध्य यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो एक्ट करेगा। आई बात समझ में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यदि यहाँ पे देखें कि एक कंडक्टर यहाँ पे ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, इसमें करंट के फ्लो का डायरेक्शन और इसमें फ्लो का डायरेक्शन, दोनों में करंट के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो जब करंट के फ्लो का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यदि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाए थे अपन इस प्रकार से, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके अपोजिट हो जाएगा, बस में। तो यदि ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों कैसे होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो जब दोनों अपोजिट होंगे, ये इधर एन बनाएगा, इधर एस बनाएगा, तो ये इधर एस बनाएगा और इधर एन बनाएगा, है कि नहीं। तो दोनों पोल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, रिपल्सन फोर्स। तो याद रखिए, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो रिपल्सन फोर्स एक्ट बिटवीन बोथ कंडक्टर,
ओके। तो ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये जो फोर्स होगा F, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2 लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन डी। डी का स्क्वायर नहीं रहेगा, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, स्क्वायर लॉ होता है सब में, है ना, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। तो इतने न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। तो इतने न्यूटन का जो फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उससे क्या फ्लो करते हैं अपन, करंट, तो क्या होगा, वहां पे एक फोर्स सेटअप होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्या करते हैं अपन, ऐसा कंडक्टर ले लेते हैं और इस कंडक्टर से क्या करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर से क्या फ्लो हो रही है, करंट, कैसे है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, डॉट लगाते हैं, कल बताया था। तो इसके सराउंडिंग्स यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। यदि आउट ऑफ द प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर। तो ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, और करंट कैसी है, आउट ऑफ द प्लेन है। अब यहाँ पे ये इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये N और S पोल जो हैं ये उनका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जो हम देखते हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, इस कंडक्टर का ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पोल के मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, देखो अपोजिट। तो अपोजिट है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आई। तो इधर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, तो जब इसको रिपेल करेगा तो जो लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट जा रही है वो लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी, ऐसा बैंड हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना, ये लाइन ऑफ फोर्स कैसे होगी, बैंड। तो हमको पता है एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ। तो जब एक्शन होगा तो क्या होगा, उसका रिएक्शन। तो यदि ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी तो उसको रिपेल करेगा। तो जब ये उसको रिपेल करेगा तो इधर तो वीक फील्ड है। ठीक है, तो ये कंडक्टर डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा, क्योंकि उधर रोकने वाला कोई नहीं है ना। फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड, तो कंडक्टर क्या होगा, बाहर चले जाएगा। तो जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या करता है, एक फोर्स एक्ट करता है। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो BIL साइन थीटा इतने न्यूटन होता है। ठीक है, तो B क्या होती है, सबको पता है, फ्लक्स डेंसिटी, कल पढ़े थे। फ्लक्स डेंसिटी को किससे शो करते हैं, कैपिटल V से। यूनिट क्या होती है, सबको पता है, टेस्ला। I क्या है, करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी करंट किस में लेते हैं, एम्पियर में। L क्या होगा, तो ये होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा। ठीक है, तो कंडक्टर की जो लेंथ है उसको किस में लोगे, मीटर में। तो थीटा क्या है, तो थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन कंडक्टर, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके बीच के क्या है, ये एंगल है। बात समझ में आ गई। अब इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता करेंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सुने होंगे, फ्लेमिंग का नाम। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इस रूल का यूज करेंगे इस फोर्स के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अपना लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड में इसको क्या बोलोगे, थंब, इसको बोलोगे फर्स्ट फिंगर और इसको बोलोगे मिडिल फिंगर। ठीक है, तो ये बीच वाली मिडिल फिंगर इसको बोलोगे फर्स्ट फिंगर और इसको क्या बोलोगे, थंब। यानी इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं तर्जनी और इसको बोलते हैं अंगूठा। तो इनको इस प्रकार से आपको रखना है 90 डिग्री पे। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। कंडक्टर से अपन मान चुके हैं करंट कैसी आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा।
ठीक है, थंब इंडिकेट करेगा। बात समझ आई ना। तो याद रखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज काय के लिए करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फिंगर क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि करंट का डायरेक्शन इनटू द प्लेन होता तो ऐसे हो जाता, इनटू द प्लेन। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो यहां पे फर्स्ट फिंगर है, ये क्या शो करती है, तो ये शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मिडिल फिंगर है ये क्या शो करती है, तो ये शो करती है डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर। ठीक है, और जो थंब है, ये थंब क्या शो करता है, तो देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। ठीक है, उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट करता है, एक फोर्स एक्ट करता है, जो उसे मैग्नेटिक फील्ड से आउट करता है, जो उसे मैग्नेटिक फील्ड से आउट करता है, बाहर करता है। ठीक है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये लिख लीजिए, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, BIL sin थीटा न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, BIL sin थीटा न्यूटन। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा आपको, तो मैक्सिमम फोर्स जब मिलेगा जब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब साइन थीटा की बोलते हूँ 1, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, सबसे ज्यादा वैल्यू साइन थीटा की कितनी होती है, 1 होती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो मैक्सिमम फोर्स 90 डिग्री कब मिलेगा, तो थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई। तो यदि कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यदि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होता है, परपेंडिकुलर, तभी 90 डिग्री बनेगा ना। तो फोर्स जो है वो मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 कब होता है, पैरेलल। ठीक है, 0 कब होता है, पैरेलल। तो जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, तो उस समय फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होने पे, 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने पे मिलता है, और मिनिमम फोर्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होने पर मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कंडक्टर पर लगने वाले इस फोर्स का डायरेक्शन, कंडक्टर पर लगने वाले इस फोर्स का डायरेक्शन
फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं कंडक्टर पर लगने वाले इस फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये लिखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है। ठीक है, उसके बाद में हेडिंग डालिए एम्पियर वर्क्स लॉ। ठीक है, एम्पियर वर्क्स लॉ। तो एम्पियर वर्क्स लॉ क्या बताता है कि मान लीजिए कोई एक ये क्या है, यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ ये कंडक्टर यहाँ पे क्या है, एनक्लोज है। कैसे है ये, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। ये सभी कंडक्टर क्या कर रहे हैं, करंट को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो कि किसी लूप में क्या है, यहाँ पे एनक्लोज हैं। तो इन करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग्स यहाँ पे क्या होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है कि नहीं। तो बताया कि जब कोई भी कंडक्टर करंट कैरी करता है तो उसके अराउंड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब यहाँ पे ग्रुप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इनके अराउंड भी क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम इसके सेंटर से क्या करेंगे, दूर जाएंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। जितना उसके पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई एक लूप ले लेते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इस क्लोज लूप में, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। यानी क्या होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा H। अपन पढ़े थे किसी भी पॉइंट पे फ्लक्स डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के। ठीक है, तो यदि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, अपन पढ़े थे ना ये। तो मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स होती है। तो इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अपोजिट क्या करेंगे अपन, यहाँ पे यूनिट एन पोल को 1 राउंड लगाएंगे, एक चक्कर लगाएंगे। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट या इसके मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अपोजिट यूनिट एन पोल को 1 राउंड रोटेट करने के लिए जो वर्क डन करेंगे, ठीक है, तो वो वर्क डन किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो टोटल वर्क अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो यदि पूछ रहा है कि यूनिट एन पोल को वंस राउंड एन क्लोज लूप आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो अगेंस्ट मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो टोटल वर्क डन कितना पड़ना पड़ेगा, तो वर्क डन होगा फोर्स। तो फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है, यहाँ पे उसके अगेंस्ट जा रहे हो आप, उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना है। ठीक है, तो ये फोर्स हो जाएगा। 1 राउंड लगाओगे आप, ठीक है, तो 1 राउंड कैसे लगाओगे, तो उसके इसके पूरे लेंथ को आपको लेना पड़ेगा डिस्टेंस, है ना। अब जरूरी नहीं सर्कुलर हो, वो पाथ कैसा भी हो सकता है, इस तरह का भी पाथ हो सकता है। ठीक है, तो हमको इसकी पूरी लेंथ को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा तो इसका क्या लेना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। इसकी लेंथ का क्या लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट, और उस स्मॉल एलिमेंट को क्या करेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे अभी यहाँ पे, सिर्फ ले लेते हैं डिस्टेंस, डी यानी क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस पूरा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज लूप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, ये क्लोज लूप है ना, इंटीग्रेशन सर्कल क्या शो करता है, क्लोज लूप। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, क्लोज लूप। ठीक है, टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा आपको, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इनटू आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, तो बताया नंबर ऑफ कंडक्टर इन दैट क्लोज लूप एंड इनटू करंट। तो नंबर ऑफ कंडक्टर क्या है यहाँ पे n, और करंट कितनी है I, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होता है यहाँ पे इक्वल होता है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, आपको एग्जाम में आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा कि एम्पियर वॉक्स लॉ इज एनालॉगस टू, एम्पियर वॉक्स लॉ किसके समतुल्य होता है, किसके समान होता है, तो गॉस लॉ के समान होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेन आपको वो याद रखना है।
ठीक है, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आगे आएगा सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे सोलेनॉइड में जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उसको कैसे निकालेंगे, तो इसी मेथड से वहां पे निकालेंगे, ठीक है, इसी मेथड से उसको निकालेंगे। तो एम्पियर-वॉक्स लॉ का जो यूज है वो हम काय के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे एम्पियर-वॉक्स लॉ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नोट करिएगा, एक लाइन लिखिए, द वर्क डन by a unit n pole, the work done by a unit n pole in moving once around any complete path is equal to the product of current is equal to the product of current and number of turns enclosed in that part, number of turns enclosed in that path, ठीक है। तो n जो है वो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, और I क्या है, यहाँ पे करंट है, ठीक है, H क्या है, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ds क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ है ये, ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप, तो सर्कल क्या शो करता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप। उसी को एमएम आगे पढ़ेंगे ना, तो ये एक थोड़ा सा क्या है बेस बन जाएगा। और दूसरा ये बोलेगा कि एम्पियर वॉक्स लॉ किसके समान होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिए, एम्पियर वॉक्स लॉ इज एनालॉगस टू गॉस लॉ, ठीक है, तो किसके समान होता है ये, याद रखिए गॉस लॉ के समान होता है। हो गया। अब यहां पे देखेंगे इसके बाद में मैग्नेटाइजिंग फोर्स ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, सोलेनॉइड किसको बोले थे अपन अभी, कि एक क्या ले लिए, ऐसा आयरन का कोर ले लिए, बार ले लिए, ठीक है, आयरन की कोर है, इसके ऊपर में क्या वाउंड कर दिए हो, कॉइल को, तो ये कॉइल के क्या है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। यदि करंट इससे अंदर जा रही होगी, ठीक है, तो इससे क्या आ रही होगी, बाहर आ रही होगी, बात समझ में आ रही है ना। तो करंट कैसे जाएगी, इससे बाहर आएगी, इससे अंदर जाएगी, इससे बाहर आएगी, इससे अंदर जाएगी, ऐसे है ना।
तो ये जो सोलेनोइड है, जब इससे करंट ऐसे फ्लो होगी तो अपन ऐसे हाथ रखेंगे तो इधर क्या बनेगा, एक N, और इधर क्या बनेगा, एक S, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या सेटअप होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, है कि नहीं। बात समझ में आई। तो जब करंट कैरिंग सोलेनोइड यहाँ पे है तो उस सोलेनोइड में यहाँ पे क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया है, ठीक है। तो अपन ये एज्यूम करते हैं कि इसके आउटसाइड में क्या होती है, यहाँ पे एयर, एयर का रिलक्टेंस क्या होता है, हाई, परमेबिलिटी क्या होती है, लो। तो इसके आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके अंदर में आयरन की कोर है, उसका परमेबिलिटी क्या होती है, वेरी हाई। तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, हाई। हाई परमेबिलिटी, हाई फ्लक्स डेंसिटी, लो परमेबिलिटी, लो फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा एयर के कारण, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम अपन यहाँ पे एक कंप्लीट क्लोज लूप के अगेंस्ट क्या ले लेंगे, लेंथ ऑफ सोलेनोइड ले लेंगे, कि हम यहाँ पे, ठीक है, जो यूनिट एन पोल है उसको यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा H, उसके अगेंस्ट इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट एन पोल को यदि हम मूव करेंगे, ठीक है, तो मूव करने में जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन कितना होता है, तो वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एन आई, और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, एच, डिस्टेंस कितना होगा, एल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि यूनिट एन पोल को, ठीक है, यूनिट एन पोल को यदि हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अगेंस्ट एक चक्कर घुमाते हैं तो वहां पे जो टोटल वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा, ठीक है, एम्पियर वर्क्स लॉ ने बता दिया। तो यहाँ पे एक चक्कर की जगह हम सिर्फ क्या लेते हैं, लेंथ, इसकी लेंथ, क्योंकि इसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, वहां पे घुमाने में आपको कोई वर्क डन बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल वर्क डन होगा, ठीक है। तो मेनली वर्क डन कहाँ होगा, जहां हायर फ्लक्स डेंसिटी है वहीं पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स हायर होगा, तो उसके अगेंस्ट ले जाने पे ही आपको यहाँ पे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पे वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सोलेनोइड हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि निकालना है हमको मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो क्या होगा, वो बात समझ में आ गई। और हमको पता है कि जो होती है वो न्यू इनटू क्या होती है, एच। तो इस एच की वैल्यू को यहां रख दो तो क्या मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसको क्या बोलोगे, एम्पियर, इसको क्या बोलोगे, टर्न, तो क्या बोलेंगे, एम्पियर टर्न। लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो एम्पियर टर्न क्या हो जाएगी, पर मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब यदि सिंगल टर्न होगा, केवल एक टर्न होगा, तो एक टर्न होगा तो ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो अपन कल परसों पढ़े थे, याद है कि मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़े थे, है ना। उसके पहले अपन पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स किससे शो करते हैं, एच से, और इसकी यूनिट लिखे थे कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर टर्न पर मीटर होती है, ठीक है, एम्पियर पर मीटर होती है। और अपन पढ़े थे ऑर्स्टेड होती है, याद है। और अपन पढ़े थे कि न्यूटन पर वेबर होती है, याद आ रहा है। तो ये तीनों इसकी यहाँ पे यूनिट होती हैं, ये सब आपको याद रखनी है। आ गई बात समझ में। तो जब नहीं नहीं नहीं, देखो दे नंबर दोनों सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है ना, आप क्लेम कर सकते हो क्वेश्चन को, दोनों ही सही हैं, दोनों ही है यूनिट उसकी। सिंगल टर्न कॉइल है तो क्या होगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, बायो सेवर्ट लॉ, तो बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, तो कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। अब इसकी स्मॉल लेंथ, ये इसकी क्या हो गई, एक स्मॉल लेंथ, ठीक है। तो इस स्मॉल लेंथ के द्वारा किसी पॉइंट P पर, जो कि इससे कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पे मान लो r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी या मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, उसकी एक छोटी,
ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इसके द्वारा किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है और ये जो हमने ये लाइन को यहाँ पे बनाया है इसके साथ में जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है r है, इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक एंगल भी होगा, है ना। तो उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, वहां पे थीटा बोलेंगे। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कि जो कंडक्टर है इस कंडक्टर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस करंट की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे एंगल है इस एंगल की साइन वैल्यू इसके प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में। तो पहले इसमें नोट करिए एक लाइन, उसमें लिखिए बायो-सेवर्ट लॉ का यूज, बायो-सेवर्ट लॉ का यूज स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट के द्वारा किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किससे शो करोगे उसको, बीटा से, सॉरी बी से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगी किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर की करंट पे, स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है, एंगल की साइन वैल्यू पे और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू आर अपॉन क्या होगा 4 पाई इंटू हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। ये नहीं पूछता है, मैंने आपको बताना क्या है कि बायो-सेवर्ट लॉ का यूज हम काय के लिए करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बायो-सेवर्ट लॉ किसके समान होता है, एनालॉगस टू क्या होता है, ये कूलॉम्ब लॉ होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बी पता चल जाएगा तो एच भी निकाल सकते हो, है ना। तो यदि एच निकालना है तो एच की वैल्यू क्या होती है, तो बी अपॉन क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा, है कि नहीं, बात समझ में आई ना, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी की क्या यूनिट होती है, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट इसको बोलेंगे। तो मैग्नेटिक सर्किट का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इसको बोलते हो जिससे करंट फ्लो होती है, जो करंट के फ्लो के लिए बनाया गया होता है सर्किट, उस सर्किट को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट किसको बोलेंगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो के लिए बनाया गया है, जिस सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक सर्किट। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम एक आयरन की कोर ले लेते हैं। तो ये क्या है, आयरन कोर है। इस कोर के ऊपर में क्या करते हैं, एक कॉइल को बाउंड कर देते हैं। इस कॉइल से क्या फ्लो करते हैं, करंट, इसके टर्न्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेटअप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस पाथ में क्या करता है, यहाँ पे सर्कुलेट करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो के लिए पाथ बनाया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सर्किट बोलेंगे, है कि नहीं। समझ में आई बात, सिंपल है सबको, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक सर्किट है जब इसमें क्या फ्लो होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होती है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, तो उस सर्किट को हमको क्या देना पड़ता है, एमएमएफ देना पड़ता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स देना पड़ता है, ईएमएफ देना पड़ता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देना पड़ता है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या देना पड़ेगा, तो एमएफ देना पड़ेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स देना पड़ेगा।
तो एमएमएफ यानी मैग्नेटो मोटिव फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे थे एम्पियर-वॉक्स लॉ में वही एमएमएफ होता है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, फ्लक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एच होगा, यानी कि वहां पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो यहाँ पे एच भी होगा। तो इस एच के अपोजिट यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अपोजिट यूनिट एन पोल को क्या करेंगे, हम यहाँ पे मूव करेंगे। फ्लक्स घूम रही है, क्या क्या मतलब होता है ना, करंट चल रही है, करंट फ्लो हो रही है का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो यहाँ पे फ्लक्स घूम रही है का क्या मतलब है, मैग्नेटिक पोल है एन पोल, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे चल रहा है, घूम रहा है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अगेंस्ट यूनिट एन पोल को मूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा, एमएमएफ कहलाएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ता है बताओ, एन इंटू आई, इतना वर्क डन करना पड़ता है, तो यही क्या होगा, एमएमएफ होगा। और इसकी यूनिट क्या पढ़े थे, एम्पियर टन, एम्पियर टन इसकी यूनिट होती है एम्पियर टन। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए एमएमएफ, हेडिंग डाल लो, उसमें लिखिए एक लाइन एमएमएफ में, यह एक मैग्नेटिक प्रेशर है, यह एक मैग्नेटिक प्रेशर है। इलेक्ट्रिक सर्किट का इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल, पता है कि नहीं, वोल्टेज को पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट का प्रेशर क्या है, एमएमएफ। ठीक है, तो यह एक मैग्नेटिक सर्किट का प्रेशर है जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है, सेटअप यानी उत्पन्न करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप करता है। ठीक है, तो एमएमएफ क्या है, मैग्नेटिक सर्किट का एक प्रेशर है जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, सेटअप करता है। नेक्स्ट किए पैराग्राफ चेंज करके, मैग्नेटिक सर्किट में यूनिट एन पोल को, मैग्नेटिक सर्किट में यूनिट एन पोल को वंस अराउंड मूव करने के लिए, घुमाने के लिए, वंस अराउंड मूव करने के लिए, घुमाने के लिए किया गया वर्क डन, किया गया कार्य एमएमएफ कहलाता है, एमएमएफ कहलाता है, एमएमएफ कहलाता है। ठीक है, तो ये जो एमएमएफ है ये किसके इक्वल होगा बताओ, एन इंटू आई, तो उसको लिखो एन इंटू आई इज इक्वल टू एमएमएफ होता है ना, ये एमएमएफ का फार्मूला है, सूत्र है एमएमएफ का। हाँ हाँ, अपोजिट ही करोगे आप, उसी के सेम डायरेक्शन में जाओगे तो आपको वर्क डन क्या करना पड़ेगा, बोलते हैं ना वो मैथ्स बनाते नहीं, नदी के प्रवाह की दिशा में नाव चलाओगे और उसके विपरीत दिशा में चलाओगे, तो उसी दिशा में चलाओगे तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, विपरीत जाओगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो विपरीत चलना। ठीक है, तो ये हो गया अपना एमएमएफ। एक होता है रिलक्टेंस, रिलक्टेंस को नॉर्मली एस से शो कर देते हैं, रिलक्टेंस को। तो रिलक्टेंस क्या होता है, तो ये एनालॉगस होता है रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके फ्लो का अपोज करता है, करंट के, तो रिलक्टेंस किसके फ्लो का अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो का अपोज करती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका रिलक्टेंस बोलेंगे। आई बात समझ में, तो उसको नोट कर लीजिए, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मटेरियल की वह प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मटेरियल की वह प्रॉपर्टी
जो मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो का अपोज करती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो का अपोज करती है, उस मटेरियल का रिलक्टेंस कहलाती है, उस मटेरियल का रिलक्टेंस कहलाती है। हेलो, ठीक है, तो उस मटेरियल का रिलक्टेंस कहलाती है। समझ में आया सबको? अब जो ये रिलक्टेंस होगा इसका फार्मूला होगा, जैसे रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला लिखते हो, ठीक है, तो वैसे ही इसका भी क्या होगा, फार्मूला। तो इसमें जो रिलक्टेंस होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है म्यू नॉट एल अपॉन ए म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है, ये रिलक्टेंस का क्या होता है यहाँ पे फार्मूला होता है, ठीक है। तो जो एल है, एल क्या होता है यहाँ पे, तो जो एल होता है वो लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, जैसे ये मैग्नेटिक सर्किट है तो इस मैग्नेटिक सर्किट की क्या हो जाएगी, लेंथ, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है ना, तो देखो सेम है, सिमिलर है, कैसे याद रखोगे, रेजिस्टेंस के फार्मूले में क्या होता है, एल अपॉन ए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एल अपॉन ए, दोनों में कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, कांस्टेंट में, यहाँ कांस्टेंट ऊपर होगा, यहाँ कांस्टेंट नीचे होगा। आई बात समझ में? इस तरह से याद रखो। दूसरा जो एल था वो क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर था, तो यहाँ लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक सर्किट हो जाएगा। तो एल जो होगा ये होगा लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शन है ना, इसको यदि काटोगे बीच से ऐसा कोर को, तो इस प्रकार से इसका क्रॉस सेक्शन मिलेगा, तो ये होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, है ना। और म्यू नॉट म्यू आर तो पता है, क्या पढ़ चुके हो, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे म्यू आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमियाबिलिटी। अब यहां पे देखिए कि इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो इसकी एक तो यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर, एक यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न पर वेबर। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, रेजिस्टेंस क्या लिखते हो, ईएमएफ अपॉन करंट, ऐसे लिखोगे नहीं। तो यहां पे जो रिलक्टेंस है वो क्या होगा, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, ऐसे लिखोगे। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होती है वो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होती है, एमएमएफ। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होती है वो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होती है, फ्लक्स। तो जब रेजिस्टेंस को ऐसे निकालते हो तो जो रेजिस्टेंस होता है वही रिलक्टेंस है ना, तो रिलक्टेंस क्या होगा, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, अभी पढ़े हो देखो ऊपर, एम्पियर टर्न्स। फ्लक्स की क्या होती है, वेबर, तो क्या लिखोगे, एम्पियर टर्न पर वेबर। आई बात समझ में? दूसरी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इनवर्स हेनरी, क्या होती है, इनवर्स हेनरी, यानी 1/हेनरी या इनवर्स हेनरी। हो गया इतना, इतना से वो समझ में आया। अब यदि देखते हैं कि किसी मटेरियल की परमियाबिलिटी हाई होती है तो उसका रिलक्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो परमियाबिलिटी कल पढ़े थे, क्या होती है, फ्लक्स के फ्लो को अलाउ करती है, उसको प्रवाहित होने की अनुमति देती है, और रिलक्टेंस क्या करता है, उसका अपोज। तो यदि परमियाबिलिटी हाई है मतलब फ्लक्स ज्यादा जाएगी, तो अपोजिशन करने वाला फैक्टर क्या होगा, लो होगा। तो यदि किसी मटेरियल की परमियाबिलिटी होती है हाई तो उसका रिलक्टेंस क्या होता है, लो होता है। यदि आपको बोला जाए किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो, है कि नहीं। तो सेम वैसे यहां पे भी है। आ गई बात समझ में? तो उसमें नोट कर लीजिए एक लाइन, परमियाबिलिटी हाई होने पर रिलक्टेंस लो होता है, परमियाबिलिटी हाई होने पर रिलक्टेंस लो होता है।
एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टा पुल्टा। परमिटिविटी हाई होने पर रिलक्टेंस लो होता है एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टा पुल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अब क्या करते हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, जिससे कि क्वेश्चन आए तो अपन उसको बना सकें। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये अपना है इलेक्ट्रिक सर्किट और एनालॉगस टू मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होती है, करंट, तो यहाँ पे क्या होती है उसके एनालॉगस फ्लक्स, यहाँ पे क्या होती है ईएमएफ, उसके एनालॉगस क्या होती है यहाँ पे एमएफ, यहाँ पे क्या होता है रेजिस्टेंस, उसके एनालॉगस क्या होता है यहाँ पे रिलक्टेंस। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम करंट को कैसे निकालते हैं, तो करंट हम कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे हम फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स होगी एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस से। बात समझ में आ गई। अब यदि हम देखें कि यहाँ पे होता है रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे क्या होती है रिलक्टिविटी। यहाँ पे होता है एक कंडक्टेंस, तो यहाँ पे होता है एक परमियंस, यहाँ पे एक होती है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे एक होती है उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होता है ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जो परमियंस होगा ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा रिलक्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ होती है रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे जो परमिएबिलिटी होगी वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगी रिलक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है, कई बार आ जाता है इसमें से भी क्वेश्चन एक आध। ज्यादातर जो क्वेश्चन आया है अभी तक एग्जाम में वो क्या आया है, वो आया है परमियंस। परमियंस जो है वो किसका अपोजिट होता है रिलक्टेंस का। ठीक है, ऑफ कर देते हैं, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये लीकेज कोएफिशिएंट किसके लिए रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये एक आयरन की क्या है यहाँ पे रिंग है। ठीक है, अभी जो आयरन की एक क्या है यहाँ पे रिंग है, तो ये क्या है यहाँ पे आयरन रिंग है। अब इस आयरन रिंग के ऊपर में क्या करते हैं, इस प्रकार से एक कॉइल को बाउंड कर देते हैं। ठीक है, और इस कॉइल से क्या करते हैं यहाँ पे करंट को फ्लो करते हैं। और ये जो आयरन की रिंग है इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं, ऐसे काट दिए हैं इसको, और काटने के बाद में ये जो रिंग है ये इस प्रकार से दिखेगी। तो ये जो गैप दिख रहा है इस गैप में क्या होगी बताओ, एयर, तो इसको क्या बोलेंगे एयर गैप। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको एयर गैप। तो यहाँ पे जब हमने इसको करंट दी एन टर्न्स हैं, तो यहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगी फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होती है एमएमएफ। अभी लिखिए ना, एमएमएफ क्या करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करता है। तो जो फ्लक्स सेटअप होती है ना, वो किसे प्रोपोर्शनल होती है एमएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है, कहीं पे भी है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स सेटअप होती है, तो जो फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो रही है, जो फ्लक्स यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, ठीक है, वो फ्लक्स
यहाँ पे ऐसा चलेगी, ऐसा घूमेगी इसमें, है कि नहीं। उस फ्लक्स का कुछ भाग अपने को यहाँ पे मिलेगा, वो फ्लक्स अपने को यहाँ पे मिलेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एयर गैप फ्लक्स। क्या बोलेंगे, एयर गैप फ्लक्स। तो ये जो एयर गैप फ्लक्स होती है इसी को क्या बोलते हैं, यूजफुल फ्लक्स। बात समझ में आ रही है कि एयर गैप की जो फ्लक्स है इसी को क्या बोलते हैं, यूजफुल फ्लक्स। और इसको यहाँ पे शो किए हैं 5G, 5G से इसको शो किए। तो इसको यूजफुल फ्लक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मशीनों में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सी फ्लक्स को यूज करते हैं, तो इस एयर गैप की फ्लक्स को ही यूज करते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यूजफुल फ्लक्स। जैसे कि हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं या डीसी मोटर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा एक होता है एन पोल और यहाँ पे क्या होता है एक एस पोल, ये एन पोल बोलते हो, इसको एस पोल बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या है, ये एयर गैप, एयर गैप है। और इस एयर गैप में ही क्या रखते हैं हम, आर्मेचर को रखते हैं। यहाँ पे आर्मेचर होता है, आर्मेचर के कंडक्टर होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये एयर गैप की फ्लक्स है यहाँ पे। तो एयर गैप की फ्लक्स का ही यूज करते हैं आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए, एयर गैप की फ्लक्स का यूज करते हैं मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना। तो कोई भी मशीन है, चाहे वो डीसी मशीन है, चाहे वो अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, चाहे वो अल्टरनेटर है, ठीक है, या पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है या डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें हम कौन सी फ्लक्स का यूज करते हैं, एयर गैप की फ्लक्स का यूज करते हैं। तो इसलिए इस फ्लक्स को क्या कहते हैं, यूजफुल फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो यूजफुल फ्लक्स को यहाँ पे किससे शो किया है, आईजी से यहाँ पे शो किया है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो इसमें टोटल फ्लक्स होगी, इस कोर में क्या होगी, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन आयरन रिंग, तो इसमें जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या है, फाई आई, ठीक है। ये क्या होगी, आयरन रिंग में उत्पन्न टोटल फ्लक्स। तो इसमें जो टोटल फ्लक्स उत्पन्न होती है क्या वही यूजफुल फ्लक्स होगी, नहीं, तो वो यूजफुल फ्लक्स नहीं होगी। जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होती है उस फ्लक्स का कुछ पार्ट इस तरह से अपना पाथ कंप्लीट करता है। यहाँ पे क्या है, ये एयर, कॉइल के सराउंडिंग्स में क्या है, अपने सराउंडिंग्स में क्या है, एयर, तो कॉइल के सराउंडिंग्स में क्या भी एयर। तो कुछ फ्लक्स जो है इस एयर के थ्रू यहाँ पे फ्लो होती है और इस फ्लक्स को क्या बोलेंगे हम, लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज किसको बोलते हैं, जो अपने इंटेंडेड पाथ से फ्लो ना हो, किसी अदर पाथ को फॉलो करे, उसको क्या बोलेंगे, लीकेज करें, लीकेज फ्लक्स। हमने इस फ्लक्स के लिए तो ये पाथ बनाया था ना, आयरन की कोर, हाई परमेबिलिटी लो रिएक्टेंस की कोर बनाई थी कि फ्लक्स यहीं से फ्लो होना, लेकिन वो फ्लक्स क्या कर रही है, डिफरेंट पाथ को फॉलो कर रही है, यहाँ से फ्लो हो रही है। तो अपने इंटेंडेड पाथ से फ्लो ना होकर किसी डिफरेंट पाथ से फ्लो हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पे लीकेज फ्लक्स हो रही है, ठीक है। तो यदि हम देखें कि जो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स होगी, ये लीकेज फ्लक्स क्या होगी, तो ये लीकेज फ्लक्स होगी टोटल फ्लक्स माइनस क्या होगी, यूजफुल फ्लक्स, दोनों का डिफरेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। जितनी फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस्ड हो रही है वही फ्लक्स हमको यूजफुल फ्लक्स भी होनी चाहिए, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं पाता है, तो क्यों नहीं हो पाता है, फ्लक्स क्यों लीकेज करती है, तो इसका कारण है एयर इज नॉट अ गुड इंसुलेटर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि एयर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक अच्छा इंसुलेटर नहीं है, तो वो फ्लक्स को लीकेज होने से रोक नहीं पाता है, तो इसलिए फ्लक्स क्या करती है, वहां पे लीकेज करती है। आई बात समझ में। तो इस लीकेज फ्लक्स के कारण यूजफुल फ्लक्स क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। तो हॉकिंसन लीकेज कोएफिशिएंट को लैम्डा से शो कर रहे हैं, तो ये हमको क्या बताता है, तो ये बताता है टोटल फ्लक्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड अपॉन यूजफुल फ्लक्स। इन दोनों के
यूजफुल फ्लक्स, इन दोनों के रेशियो को ये शो करता है। बस में तो लीकेज कोएफिशिएंट, जो हॉपकिंसन लीकेज कोएफिशिएंट है, ये हमको क्या बताता है कि यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है और जो यूजफुल फ्लक्स है, इनका रेशियो क्या है। तो यदि वेल डिजाइंड इलेक्ट्रिकल मशीन होती है तो भी ये दोनों फ्लक्स इक्वल नहीं होती हैं। वेल डिजाइंड इलेक्ट्रिकल मशीन में इसकी वैल्यू 1.15 से 1.25 तक होती है। इसकी आइडल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जितनी टोटल फ्लक्स है उतनी ही यूजफुल फ्लक्स होनी चाहिए, इनका रेशियो 1 होना चाहिए। 1 यानी सबसे अच्छी मशीन है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.15 से 1.25। तो ये याद रखिए, लीकेज कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, ये किसका रेशियो होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और लीकेज फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए एयर गैप की फ्लक्स को यूजफुल फ्लक्स कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन में इसी फ्लक्स का यूज यूजफुल वर्क करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में इसी फ्लक्स का यूज यूजफुल वर्क करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के लीकेज फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, अदरवाइज अन्यथा मशीन की कॉस्ट, साइज इंक्रीज होता है, मशीन की कॉस्ट साइज इंक्रीज होता है, आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट के वेल डिजाइंड इलेक्ट्रिकल मशीन का लीकेज कोएफिशिएंट, वेल डिजाइंड इलेक्ट्रिकल मशीन का लीकेज कोएफिशिएंट 1.15 से 1.25 तक होता है, 1.15 से 1.25 तक होता है। नेक्स्ट के एयर मैग्नेटिक फ्लक्स का गुड इंसुलेटर नहीं है, गुड इंसुलेटर नहीं है, अच्छा इंसुलेटर नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज करती है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए नेक्स्ट, लीकेज करती हो गया। उसमें लिखिए सीटी, सीटी यानी क्या होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी में कोर सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए, सीटी में कोर सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए, सीटी में कोर सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर में कोर सैचुरेशन को
अवॉइड करने के लिए एयर गैप का यूज करते हैं। तो सिटी वगैरह में क्या करते हैं, कोर सैचुरेशन को अवॉइड करने के लिए किसका यूज करते हैं, एयर गैप। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, यदि ये सिटी यानी ट्रांसफार्मर है, उसकी कोर तो ऐसे बंद होगी, है कि नहीं, तो यदि करंट, हैवी करंट फ्लो होगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एयर गैप डाल देंगे। तो एयर का रिलक्टेंस क्या होता है, हाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को वो बढ़ने नहीं देगा, कोर को सैचुरेट होने नहीं देगा। ठीक है, तो वो कौन सी सिटी होती है जो हम यूज करते हैं रिले वगैरह में, ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज करते हैं ना सिटी, उसमें होता है। अब इसके बाद में हेडिंग डालिए मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। ठीक है, वीडियो डिस्कनेक्ट होने वाला है, इसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 मिनट के बाद में दोबारा रिकनेक्ट करना है सभी स्टूडेंट।